हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सुनील कुमार अपने YouTube चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन जीन पियाजे के महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जो कि शिक्षा के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो रीट की एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट हो, या जितने भी टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, उन सभी में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से महत्वपूर्ण हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले भी आपने इस थ्योरी को पढ़ा होगा, चाहे वो बुक्स के माध्यम से हो, चाहे यूट्यूब चैनल या फिर अन्य किसी भी माध्यम से। इसके बावजूद भी जब इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कन्फ्यूज़न हो जाते हैं और या फिर अपन क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, जिसका कारण है इस सिद्धांत के जो कॉन्सेप्ट है। जैसे बात करें स्कीमा, स्कीम्स, साम्य धारणा, समावेशन, समायोजन, अनुकूलन, विकेंद्रण, संरक्षण, इन कॉन्सेप्ट को हम समझने के बजाय रटते हैं, जिसके कारण हम इस क्वेश्चन को जो भी है हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। आज अपन इन्हीं कॉन्सेप्ट पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला जो पार्ट होगा उसमें कॉन्सेप्ट होंगे सिर्फ, और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें जीन पियाजे की जो अवस्थाएं है, संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में चर्चा होगी। तो वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्विट्जरलैंड मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इनका जन्म 1896 और मृत्यु 1980 में हुई। मानसिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करने के कारण इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। मानसिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करने के कारण इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं की बात की है। पहली अवस्था है संवेदीपेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका समय है जन्म से 2 वर्ष। दूसरी जो अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका समय है 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय है 7 से 11। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथी अवस्था है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, इसका समय है 11 से 15 वर्ष। अब बात करते हैं जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के जो गुण है, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी बात करते हैं। संज्ञानात्मक विकास की जो प्रत्येक अवस्थाएं हैं, ठीक है, इनका क्रम एक तो अपरिवर्तनीय रहेगा। दूसरी बात है सभी गुणात्मक रूप से अलग अलग है। गुणात्मक रूप से सभी अवस्थाएं अलग है। तीसरी बात करें
गुणात्मक रूप से अलग होने के बावजूद भी ये सभी अवस्थाएं एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित है। और फोर्थ विशेषता इसमें कि हर अगली अवस्था अपनी जो पीछे की स्टेज है उस पर निर्भर रहेगी। जैसे बात करें दूसरी अवस्था है, इसमें बालक का संज्ञानात्मक विकास पहली अवस्था पर निर्भर करेगा। थर्ड जो अवस्था है उसमें पीछे की जो 2 अवस्थाएं हैं उस पर निर्भर करेगा। और जो चौथी अवस्था है उसमें संज्ञानात्मक विकास कितना होगा ये निर्भर करेगा कि जो पीछे की जो 3 अवस्थाएं हैं उसमें उसको कितना अनुभव मिला है। तो ये इसकी विशेषताएं थी। अब बात करते हैं अपन संज्ञान क्या है। अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं कि संज्ञान क्या है। कॉग्निटिव संज्ञान आंतरिक मानसिक क्षमताओं का वह समूह है जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञान का निर्माण करता है। संज्ञान मानसिक क्षमताओं का समूह है जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञान का निर्माण करता है। और वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की पहचान करता है। बहुत अच्छी परिभाषा है इसको समझने के लिए कि संज्ञान आखिर है क्या चीज़। संज्ञान आंतरिक मानसिक क्षमताओं का एक समूह है। आंतरिक मानसिक क्षमताएं कौन कौन सी, पहले अपन को यह समझना है। जैसे चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, परसेप्चुअल, विभेदन, भाषा, संवेदना, ये सब हमारी मानसिक क्षमताओं का एक समूह है। और इन समूह से मिलकर हमारा संज्ञान का निर्माण होता है। अगर हम वातावरण में कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी पहचान किसके आधार पे करते हैं? संज्ञान के आधार पे करते हैं। और संज्ञान में कई क्षमताएं हैं, कई, जिसे बात करें मैंने अभी बताया था प्रत्यक्षीकरण। ये प्रत्यक्षीकरण क्या है? परसेप्चुअल, ये आंतरिक मानसिक क्षमताओं का एक समूह में से एक तत्व है, जैसे प्रत्यक्षीकरण एक कारक है। इसके आधार पर ही हम वातावरण में कोई हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या को हम समाधान करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली बात आती है हमें प्रत्यक्षीकरण करना पड़ता है, क्योंकि ये संज्ञान का ही एक कारक है, एक पहलू है, एक भाग है। बाकी कई भाग जो मैंने बता दिए अभी, चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, संवेदनाएं हैं। कौन व्यक्ति है इसकी पता हमें चलता है उसकी संवेदना से, सेंसरी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ठीक है। तो व्यक्ति की पहचान किसके आधार पे होगी? संवेदना पे। और संवेदना किस में है? हमारे संज्ञान में कई कारक है। तो संज्ञान आंतरिक मानसिक क्षमताओं का एक समूह है, ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञान का निर्माण, हम ज्ञान का निर्माण किसके माध्यम से करते हैं? ये जो कारक है, संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण है, चिंतन है, ठीक है, इनके माध्यम से हम ज्ञान का निर्माण करते हैं। और इन्हीं के माध्यम से वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की पहचान करते हैं। ये कौन है, इसकी पहचान किसके आधार पे होती है? इन कारकों के आधार पे होती है, जो संज्ञान में हमारी जो विभिन्न क्षमताएं हैं उनके आधार पे। एक जानवर को देखते हैं तो हम देखते ही भाग जाते हैं वहाँ से, और एक जानवर को देखते हैं तो उसके अपन पास चले जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी संवेदनाएं, प्रत्यक्षीकरण है, चिंतन है, इन सब का योगदान है। तो संज्ञान को आप समझ गए होंगे कि संज्ञान है क्या। अब बात इसमें लिखा हुआ है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है और उसके साथ साथ उसको अनुभव मिलते हैं, उसके अनुसार ही उसका संज्ञानात्मक विकास होता है।
हर अगली अवस्था में उसके संज्ञानात्मक विकास में गुणात्मक रूप से सुधार देखने को मिलता है। जैसे जैसे बालक की उम्र और अनुभव उसको मिलता है, ठीक है, वैसे वैसे उसकी सोचने समझने की जो प्रक्रिया है, सभी प्रकार की जो भी, उन सभी में सुधार होता है। तो ये संज्ञान की परिभाषा हो गई। संज्ञानात्मक विकास है, इसकी जानकारी हमें क्यों होनी चाहिए? प्रत्येक मनुष्य के लिए संज्ञानात्मक विकास का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के आधार पर ही व्यक्ति स्वयं को वातावरण के अनुरूप एडजस्ट करता है या उसके अकॉर्डिंग वह अपने आप को ढालता है। और कई बार व्यक्ति वातावरण को भी अपने अनुसार एडजस्ट करता है या उसके अकॉर्डिंग उसको ढालता है। तो ये कैसे होगा? जब संज्ञानात्मक विकास होगा तभी ये चीज़ संभव है। एक शिक्षक के लिए भी संज्ञानात्मक विकास की जानकारी होना जरूरी है। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया कैसे होकर गुजरती है, एक बालक कैसे सीखते हैं, किस प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं, किस उम्र में उसको कौन सी शिक्षण विधि से पढ़ाना चाहिए, ये सब निर्भर करेगी कि एक शिक्षक को बालक के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं के बारे में कितनी जानकारी है, या बालक विकास की किस अवस्था में, जिस अवस्था में वह है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको ज्ञान प्रदान करते हैं या उससे संबंधित समस्या देते हैं। जैसे अपन बात करें कि एक 4th क्लास का स्टूडेंट है, उसको हम उसी के लेवल की समस्या देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी उसका संज्ञानात्मक विकास ही उतना ही हुआ है। अगर उससे अधिक की कोई समस्या दे देते हैं या कोई ज़्यादा उसको मैटर याद करने के लिए दे देते हैं तो वो उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाएगा, जिसका रीज़न क्या है कि संज्ञानात्मक विकास अभी उसका नहीं हुआ, उसकी जो मानसिक क्षमताएं हैं वो अभी विकसित नहीं हुई है। संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है उसमें समय के अनुसार उसमें गुणात्मक रूप से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ये एक अच्छी बात है। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में समय के अनुसार गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ेगी उसको अनुभव मिलेंगे, उसके अनुसार, ठीक है, समय के अनुसार उसके जो सोचने समझने की जो प्रक्रिया है उसमें गुणात्मक रूप से परिवर्तन या अपन कह सकते हैं उसमें सुधार देखने को मिलेगा। अपन जैसे यहाँ पे बात करते हैं, जैसे इस अवस्था में बालक की जो सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं उससे ज़्यादा इस अवस्था में होगी, उसमें तर्क करने की है या जो भी गुण है, जितने भी संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं उसका सुधार इस अवस्था में इस अवस्था की बजाय ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस अवस्था में यहाँ पे जो उसका विकास देखने को मिला, यहाँ पे बालक तर्क करना प्रारंभ कर देता है और उसकी जो स्मृति है, मेमोरी, वो भी बढ़ जाती है। चिंतन है, प्रत्यक्षीकरण, किसी समस्या को समझने में जो समय यहाँ पे लगता था उसमें कम देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है उसको साथ में अनुभव भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे अमूर्त औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में बालक के जो जितनी भी संज्ञानात्मक क्षमताएं की जो मैंने बात की थी, चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, विभेदन, संवेदनाएं, उन सब का भाषा हो अधिकतम विकास यहाँ पे देखने को मिलता है और समस्या को भी वह त्वरित समाधान कर सकता है, चाहे वो अमूर्त ही क्यों न हो। तो वो बात यहीं पे है, विकास की प्रक्रिया में समय के अनुसार गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं ये क्या आकस्मिक होते हैं? ये आकस्मिक नहीं होते हैं। मानसिक विकास में जो भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो आकस्मिक नहीं होते हैं, बल्कि मानसिक विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध एवं धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है।
वाली प्रक्रिया है। जो भी गुण आपको सामने देखने को मिलेंगे वो आकस्मिक नहीं होते हैं, बल्कि वो क्रमबद्ध रूप से, ठीक है, और धीमी गति से एक चलने वाली प्रक्रिया है जो कब तक चलेगी? शैशवावस्था से किशोरावस्था तक। शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक चलेगी। तो ये आप समझ गए इन सभी कॉन्सेप्ट को। इसके अलावा जो आजकल एग्ज़ाम में क्या है कि ऊपरी क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे सिलेक्शन में मायने रखती है जो डीप नॉलेज आपको उस विषय से या उस टॉपिक से रिलेटेड कितना है। अगर आपको डीप नॉलेज नहीं होगा तब तक आप गलत करते रहोगे क्वेश्चंस को। तो ये कई ऐसे डीप नॉलेज की बातें हैं जो आपको ध्यान में होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे पूछा जा सकता है संज्ञानात्मक विकास आकस्मिक होता है तो वो कथन गलत है, ठीक है, और इसकी प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। नहीं, ये जो प्रक्रिया है शैशवावस्था से किशोरावस्था तक, जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक चलती रहती है, इसका मतलब ये है जन्म से, ठीक है। अब जीन पियाजे ने इस संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में महत्वपूर्ण बात बताई है। वो क्या है? ये कथन भी पूछा जा सकता है कि ये किसका है। जीन पियाजे ने एक महत्वपूर्ण बात बताई है कि सभी बालक जन्म से सक्रिय होते हैं। सभी बालक जन्म से सक्रिय होते हैं एवं अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं एक्टिविटी, और इसी कारण जीन पियाजे ने छोटे बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। किस कारण से? क्योंकि वो बालक कुछ ना कुछ गतिविधि करते रहते हैं। जीन पियाजे के अनुसार नए तथ्यों की जानकारी, सिर्फ नए तथ्यों की जानकारी ही संज्ञानात्मक विकास बल्कि सोचने समझने की प्रक्रिया में समय के अनुसार कितना बदलाव होता है, कितना सुधार होता है, इस बात से पता चलता है कि संज्ञानात्मक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये जो सुधार है वो कैसे होता है? क्रमबद्ध रूप से होता है। अब बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जीन पियाजे ने मुख्यतः दो कारकों की बात की है। एक तो है जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, और दूसरा है अनुभव। ये आपको समझना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संज्ञानात्मक विकास किसके माध्यम से होता है। जैसे ऑप्शन दे दिया जाता है कि वातावरण और वंशानुक्रम, और कई भी दे दिया जैविक परिपक्वता और वातावरण। ऐसा नहीं है, जैविक परिपक्वता और जहाँ पे आपको अनुभव है, इन दोनों की अंतःक्रिया होगी तभी संज्ञानात्मक विकास होगा। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं कि जैसे एक बालक है, वह अभी परिपक्व नहीं है, ठीक है, और उसके पास अनुभव है, तो संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा। कैसे? कि जैविक रूप से परिपक्व ना होने के कारण अगर उसको कोई अनुभव है या कोई ज्ञान भी है तो वो उसको काम में नहीं ले पाएगा। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको अगर हम
ये बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये माता है, ये पिता है, तो वो उस ज्ञान को प्राप्त तो कर लेगा, लेकिन अभी उसमें इतनी समझ विकसित नहीं हुई है कि किसके लिए कौन से शब्द का उपयोग करना है। ठीक है, तो ये जैविक परिपक्वता के अभाव में ऐसा होता है। दूसरी चीज़ है अनुभव। जब बालक को अनुभव नहीं मिलता है और वह जैविक रूप से परिपक्व है तो भी संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा। दोनों कारक जब अंतःक्रिया करेंगे तभी संज्ञानात्मक विकास होगा। अगर एक बालक जैविक रूप से परिपक्व और अगर हम उसको एक कमरे में बंद कर दें तो क्या उसका संज्ञानात्मक विकास होगा? नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब है संज्ञानात्मक विकास दोनों कारकों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। और ये जो अनुभव है, ठीक है, ये अनुभव हमें दो माध्यमों से मिल सकता है। जैसे अपन बात करते हैं, एक तो गतिविधि, बालक गतिविधि करके भी अनुभव प्राप्त करता है, और दूसरा है सामाजिक रूप से, सोशल रूप से, और दूसरा एक्टिविटी। गतिविधि करता है तो उससे भी उसको क्या है, अनुभव मिलता है, और लोगों के जो अनुकरण के माध्यम से वो जो कुछ भी सीखता है तो उससे भी उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। जैसे छोटा बच्चा है, घर में जो बड़े सदस्य है उनकी जो अनुकरण करके जो अनुभव प्राप्त करेगा वो किसके आधार पे? इनके आधार पे, और ये मैंने बता दिया है गतिविधि के आधार पे। तो इन सब का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्येक प्रजाति में दो मूलभूत प्रवृत्तियों की बात की है। मूलभूत जो प्रवृत्तियां हैं उसकी बात की है। ये कॉन्सेप्ट में आएंगे, जैसे एक तो है संगठन और दूसरा है अनुकूलन। अनुकूलन, एडेप्टेशन। प्रत्येक चाहे जीव हो या मनुष्य, सभी में ये दो प्रवृत्तियां मूल रूप से होती है। पहला है इसमें संगठन। संगठन क्या है? जीन पियाजे के सिद्धांत में संगठन का मतलब है हमारे पास जो ज्ञान है उस समूह को ही संगठन कहा गया है। स्कीमा, हमारे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान का जो समूह है या ज्ञान का जो संगठन है उसको कहा जाता है स्कीमा। ये जो स्कीमा है इसको हम ऐसा समझ सकते हैं इजी लैंग्वेज में कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके पास उसकी उम्र के अनुसार ज्ञान होता है, उसके उतना अनुभव होता है, तो उसकी स्कीमा जैसे बात करते हैं, जैसे उसके पास ज्ञान का समूह ये एक अदृश्य है। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसके पास ज्ञान का समूह इतना है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति परिपक्व होता जाएगा वैसे वैसे और उसको अनुभव मिलते जाएंगे, उसके अनुसार उसकी जो स्कीमा है उसका विकास होता जाएगा, उसके जो ज्ञान का जो संगठन है वो बढ़ता जाएगा। एक छोटा बच्चा है और एक कोई बड़ा व्यक्ति है, दोनों की जो स्कीमा है वो समान नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चा जो है उसका मानसिक विकास नहीं हुआ है और ना ही उसको इतना अनुभव मिला है, जिसके कारण से उसकी स्कीमा जो है अभी उतनी विस्तृत नहीं हुई है। जबकि कोई जैविक रूप से परिपक्व है तो उसका जो ज्ञान है वो उसकी बजाय ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं जो ज्ञान है हमारे पास उस ज्ञान को कहा गया है स्कीमा। जो स्कीमा हमारी विकसित हो जाती है वो स्थायी नहीं है। हमारे पास जो ज्ञान है वो स्थायी नहीं है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हमारे जो स्कीमा है वो भी स्थायी नहीं है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। और जितना ज़्यादा सुधार होता रहेगा हमारी स्कीमा में, परिवर्तन होता रहेगा, उतना ही हमारा संज्ञानात्मक विकास भी होगा। तो ये चीज़ आपको समझना है। स्कीमा क्या है? ज्ञान का संगठन। हमारे पास जो जितना भी ज्ञान है वो उतनी स्कीमा है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए आप स्कीमा क्या है। एक और इसमें नहीं है हालांकि, लेकिन आपको ये समझना है कि स्कीम्स क्या है। स्कीम्स क्या है? इससे जुड़ा हुआ ही शब्द है। हम ज़्यादातर समझ लेते हैं स्कीमा और स्कीम्स एक है, लेकिन दोनों अलग अलग है। स्कीमा जो है ये इसको हम देख नहीं सकते। हमारे पास जो ज्ञान है
क्या कोई दूसरा व्यक्ति देख सकता है या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हम सिर्फ उसका क्या कर सकते हैं? स्कीमा का जनरलाइजेशन कर सकते हैं, यानी हम उसको, उस ज्ञान को कहीं दूसरी जगह काम में ले सकते हैं। और ये स्कीमा क्या है? परिवर्तनशील है। हमारे पास जो ज्ञान है वो निरंतर समायोजन और आत्मसातकरण के माध्यम से उसमें सुधार होता रहेगा। स्कीम्स क्या है? व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे दोहराया जा सके। ये स्कीम्स हैं, व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे दोहराया जा सके। और स्कीमा क्या है? हमारे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान का जो संगठन है उसी को कहा गया स्कीमा। हम कोई भी कार्य करते किस आधार पे हैं? व्यवहार है, हम किस आधार पे करते हैं? स्कीमा के आधार पे करते हैं। अगर स्कीमा नहीं होगी तो स्कीम्स भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ज्ञान ही नहीं होगा तो हम कार्य कैसे करेंगे? तो स्कीम्स किस पे डिपेंड है? स्कीमों पर। और स्कीम्स हमारे कार्य के एक, अपन कह सकते हैं, हमारी मानसिक संक्रिया का अभिव्यक्त रूप है, अभिव्यक्त रूप है जिसे देखा जा सकता है। जैसे अपन बात करते हैं एक पैटर्न, जैसे एक बच्चा है, विद्यालय में जाने से पहले वो हमेशा जो भी वो एक्टिविटी करता है या जो भी कार्य करता है वो आप एक पैटर्न के रूप में देखते हैं। जैसे बच्चा सुबह उठता है, उसके बाद में ब्रश करता है, उसके बाद में स्नान करना है, कपड़े पहनना है, ये जो एक्टिविटी है, उसके बाद विद्यालय जाना, ये हमेशा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न है, ठीक है। वो किसके आधार पे होता है? कब हमें विद्यालय जाना है, कब विद्यालय नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आधार होगा स्कीमा। इस स्कीमा के आधार पे होते हैं सभी कार्य, क्योंकि स्कीमा क्या है? ज्ञान का संगठन है। और ये जो स्कीम्स है उस कार्य को, जो हमारे मस्तिष्क में है, उस कार्य को मूर्त रूप स्कीम्स के माध्यम से दिए जाते हैं, जिसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये हमारे सभी कार्यों का अभिव्यक्त रूप क्या कहलाता है? स्कीम्स, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे आप। हमारे पास जो ज्ञान है वो स्कीमा है, और उस ज्ञान के आधार पर हम जो कार्य मूर्त रूप से करते हैं, धरातल स्तर पर जिस कार्यों को हम दोहराते हैं उसको कहते हैं स्कीम्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें अनुकूलन। प्रत्येक व्यक्ति में वातावरण के साथ समायोजन होने की एक जन्मजात शक्ति होती है कि वह अपने आप को वातावरण के अनुकूल समायोजित कर पाए। यही हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है। अब इसमें दो महत्वपूर्ण संपत्तियों की बात की है। पहला है इसमें आत्मसातकरण, या इसको समावेशन भी कहा जाता है, असिमिलेशन। और दूसरा है समंजन या समायोजन भी कहते हैं इसको। अकोमोडेशन। पहले अपन को यह समझना है कि आत्मसातकरण क्या है या समावेशन क्या है, एसिमिलेशन क्या है, और समंजन, समायोजन या अकोमोडेशन क्या है। स्कीमा, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सभी कॉन्सेप्ट। स्कीमा क्या है? स्कीमा के आधार पर ही व्यक्ति वातावरण के प्रति अपनी समझ विकसित करता है। वातावरण में कौन है ये व्यक्ति, ये कैसा है, ये जानवर हिंसक है, नहीं है, सभी जो हमारे कार्य जो गठित होते हैं वो किसके आधार पे होते हैं? स्कीमा। हम ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, हमारी स्कीमा विकसित होती रहती है। तो हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान के आधार पर
यानी स्कीमा के आधार पर हम कोई नया ज्ञान हम स्वीकार करते हैं, उसको आत्मसात करते हैं या उसको अपने पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को समावेशित करते हैं, तो ये कहलाता है समावेशन या आत्मसातकरण, या अपन कह सकते हैं इसको इंग्लिश में असिमिलेशन। तो आत्मसातकरण क्या हुआ? पूर्व ज्ञान के आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को जोड़ना। पूर्व ज्ञान के आधार, इस वर्ड को अपन क्या कह सकते हैं? मैंने बताया था कि हर कार्य स्कीमा के आधार पे घटित होंगे, तो पूर्व ज्ञान के आधार अपन इसको कह सकते हैं क्या? ये स्कीमा ही है, स्कीमा कह दो, या हमारे पूर्व ज्ञान का जो आधार है उसको। तो स्कीमा के आधार पर हम जो नवीन ज्ञान को और जोड़ते हैं, नया ज्ञान और सीखते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान जो सीखते हैं, वो कहलाता है समावेशन या आत्मसातकरण। इसको एग्जाम्पल के द्वारा अभी अपन समझेंगे। दूसरी चीज़ है कि हमारे पास जो ज्ञान का जो संगठन है, हमारे पास जो ज्ञान है, जरूरी नहीं है कि वो ज्ञान सही ही हो, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लेकिन गलत का पता हमें कैसे चलेगा? जब हम लोगों के बीच में अंतःक्रिया करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारा ज्ञान जो है वो गलत है, या हो सकता है सामने वाला गलत हो। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जैसे छोटा बच्चा, उसको कोई नॉलेज है, उस नॉलेज के आधार पर वो नई चीज़ें और अपने अनुभव के आधार पर और नई चीज़ें सीख लेता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सही भी हो सकता है, वो ज्ञान गलत भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि आप लोगों के बीच में गए और आपको पता चला कि वो जो आपका जो ज्ञान है वो गलत है, तो वैसी स्थिति में आप में असंतुलन उत्पन्न होता है। वो स्थिति होती है असंतुलन, असंतुलन जिसे कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम। ये असंतुलन की स्थिति है। जब असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, आप ये मानते हो कि मेरे पास जो ज्ञान है वो सही है, और सामने वाला जो व्यक्ति है, समाज है, जो भी लोग हैं, वो कहते हैं कि आप गलत हो, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? असंतुलन की स्थिति होगी। और ये असंतुलन की स्थिति है, डिसइक्विलिब्रियम, वो तब तक चलती रहेगी जब तक इनके बीच में संतुलन स्थापित नहीं हो जाता, जिसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको समझ गए? ये इनके मध्य की जो स्थिति है, संतुलन, इक्विलिब्रियम। मैंने क्या समझाया, आप समझ गए होंगे कि हमारे पास जो ज्ञान है स्कीमा, उसके आधार पे आपने नई चीज़ें और भी सीख ली। अब उसके आधार पे आप उसको कई व्यवहार के रूप में आप काम में ले रहे हो, और लोगों के बीच में आप उस ज्ञान के आधार पे टकराव उत्पन्न हुआ कि आपके पास जो ज्ञान है, या कई बार ऐसा होता है कि हमने जो प्रश्न याद किया है उसको सामने वाला कहता है कि ये तो गलत है, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते कि हम गलत है। तो वैसी स्थिति में वो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और वो असंतुलन की जो स्थिति है वो तब तक चलती रहती है जब तक उसका एक निष्कर्ष नहीं निकल जाए। तो इसमें समझना है अब समायोजन क्या है। आपने जो पहले जो ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक है, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस स्कीमा में परिवर्तन करना। स्कीमा में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? समायोजन, समंजसन, अकोमोडेशन। तो ये चीज़ आप समझ गए। समंजन क्या है? स्कीमा में परिवर्तन करना। अब यहाँ पे जो संतुलन की बात की थी, अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझते हैं। जैसे बच्चा है छोटा, उसको प्रारंभ में, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इधर ध्यान दीजिए पूरा, कि छोटा बच्चा है, उसको ये बताया जाता है कि जो जिराफ होता है उसके 4 पैर होते हैं, उसके एक छोटी पूंछ होती है और उसकी गर्दन लंबी होती है। अब बच्चा उसने नहीं देखा है कि जिराफ कैसा होता है, तो उसने लेकिन स्कीमा में एक बात सीख ली है कि जो जिराफ होता है वो कैसा होता है, उसकी गर्दन लंबी होती है, उसके लंबे पैर होते हैं और उसके छोटी पूंछ होती है। अब बच्चा विद्यालय से घर जाता है
और घर जाते समय उसको रास्ते में एक ऊँट दिखाई देता है, कैमल, और उस ऊँट को देखकर वो ये समझता है कि उसकी जो विशेषताएं मैच हो जाती है कि हमारे को जो सर ने ये बताया था कि जो जिराफ होता है उसकी गर्दन लंबी होती है, पैर लंबे होते हैं और छोटी पूंछ होती है। तो वो ज्ञान तो था उसका मस्तिष्क में पहले से, तो वो तो क्या था, स्कीमा था। अब स्कीमा के आधार पर उसने क्या जोड़ा कि ये जो उसने ऊँट देखा, कैमल देखा, उसके आधार पर उसने 2-3 चीज़ें नई और जोड़ ली कि जो जिराफ होता है उसके शरीर पे कुबड़ भी होता है और इसका कलर ब्राउन होता है। तो ये चीज़ क्या हुई, उस स्कीमा के आधार पे जो 3 विशेषताएं टीचर ने बताई थी, उस विशेषताओं के आधार पे 2 विशेषताएं उसने और जोड़ ली। पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को जोड़ना, वो चीज़ हो गई आत्मसात्करण या समावेशन। अभी तक बच्चे को ये पता नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है, ठीक है, क्योंकि बच्चा है, उसमें अभी तर्क करने की क्षमता ही विकसित नहीं है, वो दूसरी स्टेप में है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको अतार्किक अवस्था भी कहा गया है। इस अवस्था में बालक हर ज्ञान को बिना तर्क के स्वीकार करता रहता है, लेकिन जब उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो तर्क करना प्रारंभ कर देता है। तो एक दिन वो बच्चा क्या है, घर में अपने परिवार के सदस्यों के बीच में बैठा हुआ होता है, उसने अपनी स्कीमा में एक चीज़ ऐड कर रखी थी कि ये जो जिराफ है इसकी गर्दन लंबी होती है, पैर लंबे होते हैं, पूंछ छोटी होती है, शरीर के ऊपर कुबड़ होता है और इसका कलर ब्राउन होता है, ठीक है। दोनों से अनभिज्ञ था वो, जिराफ क्या होता है और ऊँट क्या होता है, लेकिन उसने अपने स्कीमा में आधार पर नई चीज़ें 2 और जोड़ ली कि उसके ऊपर कुबड़ होता है। एक दिन क्या है, ऊँट निकलता है घर के सामने से, तो वो बच्चा जैसे ही उसको देखता है वो उसको बोलता है कि देखो जिराफ जा रहा है, ठीक है, और जैसे वो जिराफ जा रहा है ये बात करता है, उसके घर के जो सदस्य है वो उसमें हंसने लगते हैं कि ये तो क्या है, जिराफ नहीं है, ये तो ऊँट है। अब ऐसा सुनते ही बच्चे में क्या है, डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति उत्पन्न हो गई, उसमें असंतुलन उत्पन्न हो गया। अब वो स्वीकार नहीं कर रहा है इस चीज़ को कि ये ऊँट है, ये ऊँट तो नहीं हो सकता क्योंकि सर ने अपन को बताया था कि ये तो जिराफ है। तो वो क्या करता है, इसमें संतुलन की उसकी कोशिश है, वो ये चाहता है कि वास्तव में ये ऊँट है या जिराफ है। घर वालों ने जो उसको बताया उसके आधार पे उसने विश्वास नहीं किया है और वह निष्कर्ष निकालने के लिए कई लोगों से वह मिला, कई लोगों से डिस्कस किया, कई लोगों से बातचीत की और अंततः सभी लोगों ने उसको बताया कि ये क्या है, ऊँट है, कैमल है। तो उसको निष्कर्ष निकालने के बाद में जो असंतुलन की जो स्थिति थी वो किस में बदल गई, संतुलन की स्थिति। और इस संतुलन की जो स्थिति है इसी को कहा गया है इक्विलिब्रियम, और संतुलन को कहा जाता है साम्य धारणा। साम्य धारणा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि साम्य धारणा क्या है। साम्य धारणा क्या है कि यह आत्मसात्करण और समायोजन के बीच में एक चलने वाली एक प्रक्रिया है और वो तब तक चलती रहती है जब तक संतुलन स्थापित नहीं हो जाता। तो आप समझ गए होंगे स्कीमा क्या है, स्कीम्स क्या है, साम्य धारणा क्या है, आत्मसात्करण क्या है, समंजन क्या है। दोबारा रिपीट करते तो हमारे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को, संगठन को कहा गया है स्कीमा, और उस ज्ञान के आधार पर हम कोई कार्य मूर्त रूप से हम करते हैं, उसको अभिव्यक्त रूप देते हैं, वो चीज़ कहलाती है हमारी स्कीम्स। अब उस ज्ञान के आधार पर हम नए ज्ञान को जो जोड़ते हैं, नई बातें सीखते हैं, वो कहलाता है आत्मसात्करण या समावेशन, एसिमिलेशन। और उस ज्ञान में, स्कीमा में जो परिवर्तन किया जाता है उसको कहा जाता है समायोजन। स्कीमा में जो परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा, समंजन, अकोमोडेशन या समायोजन, ठीक है। और वो परिवर्तन करने के बाद में, वो परिवर्तन किया जाएगा उसके बाद में जब आपको एक निष्कर्ष निकल के आएगा फाइनली, और आप उसमें स्वीकार कर लोगे, ठीक है, आप उसको स्वीकार कर लोगे। ये जो चीज़ है मैं कहता हूँ आप स्वीकार कर लेते हो उसको, दोनों पक्ष, सामने वाला पक्ष और आप अगर दोनों स्वीकार कर लेते हो तो वो चीज़ कहलाती है इक्विलिब्रियम की। जैसे बच्चे के दिमाग में जो जिराफ है उसकी गलत धारणा जो विकसित बन गई थी, या ऊँट की जो भी है,
तो वह भी लास्ट में क्या है, इस बात को स्वीकार कर लेता है कि ये क्या है, वास्तव में ऊँट है, और उसके घर वाले हैं, जो भी समाज में लोग हैं, वो भी क्या है, संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो बाद में स्वीकार कर लेता है। तो दोनों ही क्या है, दोनों में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। तो ये अपना जो पहला पार्ट था कॉन्सेप्ट का, वो क्लियर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। और सेकंड जो पार्ट है उसमें अपन बात करेंगे जो जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसमें और भी जो कॉन्सेप्ट है, जो जैसे बात करते हैं संरक्षण है, विकेंद्रण है, उन सभी की अवस्थाओं के बारे में उसमें बातचीत की जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।